हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो रही हैं वो रहे हैं महात्मा गांधी, और भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम कवर करेंगे। अगले 25 से 30 मिनट तक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि काफ़ी कंसंट्रेट होकर एकांत में ये वीडियो देखें, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और साथ में बिहार में जो चर्चित लीडर्स रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इम्तियाज़ अली किताब के मद्देनज़र उनको भी हम इसमें लास्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले मुझे थोड़ा सा ये वीडियो एडजस्ट कर लेने दीजिए, बिकॉज वीडियो चेहरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मटेरियल इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ आई होप अभी ये कुछ ठीक है। मटेरियल मैंने इंग्लिश में लिखा है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, बट समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझते चलेंगे तो आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत से पहले कुछ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें जो घटनाएं हुई थी उनको पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड मीन्स इंडिया आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रोड। 1915 में जनवरी में मोहनदास करमचंद गांधी भारत वापस आ गए। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। ओके, his first major public appearance was the opening of the Banaras Hindu University in February 1916। पहली बार पब्लिक के सामने आए वो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट। At the annual congress held in Lucknow in December 1916, जो दिसंबर में लखनऊ में एनुअल कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही थी, ओके, ही वॉज अप्रोच्ड बाई अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण इन बिहार। राजकुमार शुक्ला का नाम आपने सुना होगा। वो जो किसान थे वो गांधी जी के पास मिले और उन्होंने अपने जो भी हैरेसमेंट हो रहा था, जो हार्श ट्रीटमेंट हो रहा था किसानों के ऊपर चंपारण में, उसके बारे में उन्होंने उनको बताया 1916 में। ओके, महात्मा गांधी वॉज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण। 1917 का पूरा साल जो लगभग था उन्होंने चंपारण में निकाला महात्मा गांधी ने, सीकिंग टू ऑब्टेन द पीजेंट्स सिक्योरिटी ऑफ टेनोर। किसानों की सुरक्षा को उन्होंने आवाज बनाया, एज वेल एज द फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। किसानों को जो उनके मन में आता था वो पैदावार करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने फाइट किया। अगले साल 1918 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 2 campaigns इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, उसके बाद वो 1918 में गुजरात चले गए और वहाँ पे उन्होंने 2 विद्रोह का नेतृत्व किया। फर्स्ट ही इंटरवीन्ड इन ए लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। पहला जो था वो अहमदाबाद में था, डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। ओके, पहला तो जो था वो अहमदाबाद में था। और देन ही ज्वाइंट पीजेंट्स इन खेड़ा इन आस्किंग द स्टेट फॉर द रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ देयर हार्वेस्ट। खेड़ा में किसानों की आवाज़ उन्होंने उठाई। किसानों को प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनकी फसल खराब हो गई थी और जो भी टैक्सेस लग रहे थे उसकी माफ़ी का वो डिमांड कर रहे थे। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण में विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसके बाद से अहमदाबाद में और फिर जाके खेड़ा में। खेड़ा में और अहमदाबाद में दोनों 1918 में हुआ था और चंपारण में 1917 में हुआ था। तो ये सीक्वेंस याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, तो ये भी याद आपको रखना है। ओके,
1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और कौन किसान था जो ये गांधी जी से मिला था? राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के थे, और उसके बाद ही वो चंपारण आए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट। ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 एंड 18, 1914 से लेकर 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। प्रेस पे एक लगाम लगा दिया था, एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। और एक बहुत ही हार्श जो प्रावधान था, कानून था, वो बना दिया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक लगा दी गई थी। और अगर कुछ भी मटेरियल अगर ऐसा पाया जाता था कि जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था, तो विदाउट ट्रायल लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रॉलेट, इसको रॉलेट एक्ट बोला गया था, जिसको चेयर किया था सर सिडनी रॉलेट ने, दीज टफ मेजर्स वर कंटिन्यूड। और ये जो मेजर्स थे वो उसको कंटिन्यू किया गया। इन रिस्पॉन्स गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में देशव्यापी एक रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में विद्रोह करने की ठान ली और घोषणा कर दी। ओके, गांधी जी ने कहा भारतीय लोगों से टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को इस दिन को एक नॉन वायलेंट ओपोजिशन, अहिंसक विद्रोह करने की घोषणा की, सारे लोगों से की, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, एक हड़ताल की, देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी, जो कि अहिंसक प्रवृत्ति का होगा। ओके, नाउ इन अप्रैल, अभी देखो, अभी सब कुछ हम 1918 के बाद 1919 में देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सीक्वेंस में हो रही है। इन अप्रैल 1919 देयर वर अ नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स। 1919 में भी लगातार नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन होते रहे हैं, हड़ताल होते रहे थे। और ये किस लिए हो रहा था? वो जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसकी वजह से हो रहा था। एक और रीज़न आएगा, वो अभी हम आगे देखेंगे, वो था खिलाफत मूवमेंट की वजह से। ओके, मतलब चारों तरफ से देखे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर जगह ब्रिटिशर्स जो थे वो हिंदू और मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, काफ़ी नए नए नियम भी लगाए जा रहे थे, मतलब पूरी तरह से गुलाम बनाने के ऊपर वो लोग हावी थे। और इसके विरोध में हर जगह हड़ताल और डिमॉन्स्ट्रेशंस होने लगे थे। और कुछ अच्छे लीडर्स भी आ गए थे इंडिया में, जैसे गांधी जी जैसे नए फेसेस आ गए थे। चंपारण में विद्रोह हुआ था, वो सक्सेसफुल हुआ था। तो और भी लोगों में एक उत्साह दिखा, और वो लोग हर जगह हड़ताल और डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे। इसी बीच द जालियांवाला बाग एट्रोसिटीज, एक और हड़ताल जो जालियांवाला बाग में हो रहा था, इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर। इसको जनरल डायर, जो कि अमृतसर में था। और ये जो 13 अप्रैल को ये जालियांवाला बाग जो वहाँ पे जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ओके, जनरल डायर वहाँ गया और उसने वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मार दिए गए। ओके, ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकर, इस घटना को सुनने के बाद, चूंकि पूरे देश में फैल गया, रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। ये घटना याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग में। ओके, जिसमें लोगों को ये काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि वो डेट कौन सा था, तो वो 13 अप्रैल था। ओके, ये इमीडिएट कॉज था। हुआ क्या? द खिलाफत इशू वाज आल्सो वन ऑफ सच कॉजेस। खिलाफत मूवमेंट जिसके बारे में बात कर रहा था, इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान और खलीफा। टर्किश का जो सुल्तान, जिसको खलीफा बोलते थे, एक काफ़ी पाबंद हार्श ट्रीटी लगा दिया, बिकॉज ये वर्ल्ड वॉर में जो अलाइड फोर्सेस थे, ब्रिटेन और जो भी यूएस और रशिया जो साथ में लड़ रहे थे, और टर्की इनके अपोजिशन में था, तो टर्की हार चुका था। और इन्होंने एक ट्रीटी के अंतर्गत उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बिन अबाउट द जालियांवाला मैसेकर। जालियांवाला मैसेकर से ऑलरेडी परेशान थे, और साथ में यहाँ पे जो कि खिलाफत जो खलीफा जो थे, जो कि मुसलमान, उनको एक गॉड की उपाधि देते थे, तो मुसलमान भी काफ़ी परेशान थे ब्रिटिशर्स से। तो ये भी एक रीज़न बनता दिख रहा था, और काफ़ी आक्रोश भारतीयों में फैल रहा था। हिंदू तो ऑलरेडी अगेंस्ट में थे, साथ में मुसलमान भी
खिलाफत मूवमेंट के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे. ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर. ये जो ऑटोमन एम्पायर था, जो टर्की के एरिया में था, उसको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया. और जो कि इंडियन मुस्लिम्स चाहते थे कि खलीफा के साथ ये अन्याय ना हो और खलीफा का जो पोजीशन है, जो पावर रहे, वो वैसे ही मेंटेन रहे जैसा कि पहले से था. द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली. पूछता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता, प्रमुख नेताओं का क्या नाम था, तो वो था मोहम्मद अली एंड शौकत अली. नाउ विस्ड टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करने की इच्छा बना ली. गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स. गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया, मुसलमानों का सपोर्ट किया, शौकत अली और मोहम्मद अली का. और साथ में कांग्रेस से भी एक रिक्वेस्ट किया कि वो साथ में आए और पंजाब में जो गलतियां हुई हैं, जैसे जालियांवाला मैसेकर हुआ था, उसके अगेंस्ट में आए और स्वराज की मांग करें. उस वक्त कांग्रेस अभी तक सामने नहीं आया था इस इशू को लेके, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को लेके. ओके, Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement. उसके पहले तक अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उतनी एक साथ मिलके अभी तक एजिटेशन हुआ नहीं था. तो ये गांधी जी को एक मौका लगा कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अगर मिला दिया जाए तो एकता के साथ हम अंग्रेजों का विद्रोह कर सकते थे. तो इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फ़ायदा उठाया. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperational movement in support of the Khilafat as well as for Swaraj. कांग्रेस जो कि अभी तक फुल फ्लेज्ड इस आंदोलन में शामिल नहीं आई थी, कलकत्ता सेशन में 1920 में सितंबर में गांधी जी ने एक बार फिर से प्रयास किया कि कांग्रेस को कन्विंस करें और स्वराज के लिए मांग करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया. मेनी विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता थे, हाउवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, वो फिर भी अभी पूरी तरह से मान नहीं रहे थे. दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन, क्योंकि काउंसिल इलेक्शन होने वाला था नवंबर 1920 में, और वो उसको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वो उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे. एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस. और उनको लग रहा था कि ये अब धीरे धीरे ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन वायलेंस है, ये वायलेंस में चेंज हो जाएगा. तो इसलिए वो सामने नहीं आ रहे थे और वो अपना सपोर्ट नहीं देना चाहते थे. इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टशल विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस के अंदर कुछ लोग सपोर्ट में थे और कुछ लोग सपोर्ट में नहीं थे, और ये चल रहा था सितंबर से लेकर दिसंबर तक. फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट, और कोई कंक्लूजन निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा था बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट. फाइनली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920. दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा. 1916 में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, जहाँ पे चंपारण का जो राजकुमार शुक्ल था वो गांधी जी से मिले थे और उन्होंने आने को कहा था. 1920 में कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था, दिसंबर 1920 में. कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड. कॉम्प्रोमाइज हो गया कांग्रेस में और गांधी जी में, और सब लोग मान गए, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको अडॉप्ट कर लिया कांग्रेस ने भी. गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1920. उन्होंने, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1 अगस्त 1920 को ही स्टार्ट कर दिया था. 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी. तो इस डेट को भी ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछा गया है. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस दिन स्टार्ट हुआ था और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो दोनों एक ही दिन हुआ था ये. ओके, इसको याद रखिएगा. इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ए सेशन हेल्ड इन दिसंबर. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जैसा कि मैंने बताया, कि इसको अडॉप्ट कर लिया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और इस आइडिया को पास कर दिया 1920 में ही. इट वॉज हेल्ड इन नागपुर एंड वॉज प्रेसाइडेड बाई सलेम विजय राघवन चरियर. ओके, प्रेसिडेंट कौन था नागपुर सेशन का 1920 में जो हुआ था? वो था सलेम विजय राघवर चरियर. ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, इसको याद रखिएगा.
Now next, the effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Non-cooperation मूवमेंट जो हुआ, उसका जो इफेक्ट जो अंग्रेजों पे पड़ा वो काफी भयावह था। फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया जा रहा था, जो भी विदेशों से सामान आते थे उसको भारतीयों ने लेना बंद कर दिया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, लिकर शॉप को घेर लिया और किसी को लिकर शॉप में लिकर खरीदने नहीं दिया जाता था। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स, जो भी घर घर से जो विदेशों के जो कपड़े थे जो विदेशों से खरीदे गए थे और आए थे उनको कलेक्ट किया गया और चौक चौराहे पे उसको जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। 1921 और 1922 के बीच में जो फॉरेन का से जो कपड़े जो इंपोर्ट होते थे उसकी वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ तक कम हो गई। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। 1921 से 1922 में ये देखा गया है। सो ये काफ़ी अंग्रेजों के लिए नुकसान वाली चीज़ थी। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, और फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना बंद कर दिया गया। और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, और फाइनेंस जो कि बैंक्स वगैरह जो फाइनेंस करते थे एडवांस में पैसा देके जो माल वगैरह आता था वो फॉरेन गुड्स के केस में इन्होंने बंद कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, एज द बाइकॉट मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ा, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स। लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स लेना बंद कर दिया। एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, खादी एंड हैंडलूम वेंट अप। इंडियन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, और जैसे खादी वगैरह की डिमांड बढ़ी और लोग उसको खरीदने लगे। देन इसी बीच क्या हुआ, ये आंदोलन अभी चल ही रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब कुछ शांति ढंग से चल रहा था। ऑन 5 फरवरी 1922, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉस्ड अ पुलिस स्टेशन इन दी हैमलेट ऑफ चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922 को एक किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा जो कि यूपी में है, एक गांव बलिया के निकट, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे किसानों ने उसको घेर लिया और उसको उसमें आग लगा दिया। नाउ उत्तर प्रदेश यानी उत्तरांचल जो प्रोविंस में ये आता है। सेवरल कॉन्स्टेबल्स पेरिस्ड इन दी कॉन्फ्लाग्रेशन, बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स मारे गए। एंड दिस एक्ट ऑफ वायलेंस prompted गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर ऑन 12 फरवरी 1922। और इसकी वजह से जो थे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत बंद करने का ऐलान कर दिया। ये किस डेट को ऐलान किया था उन्होंने? 12 फरवरी 1922। हालांकि बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कि गांधी जी के इस डिसीजन से खुश नहीं थे, और उन्होंने काफ़ी कहा कि छोटी मोटी घटनाओं से अगर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि अच्छा प्रभाव डाल चुका है ब्रिटिशर्स के ऊपर, और उसको अगर बंद कर रहे हैं तो ये एक अच्छा कदम नहीं है। लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और उन्हें ऐसा लगा कि हिंसक प्रवृत्ति से और बातें बिगड़ जाएंगी और हिंसा और भड़केगा। सो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत ही बंद कर दिया। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल, और इसकी वजह से इसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हजारों की संख्या में भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया एंड चार्ज्ड विद सेडिशन, और सेडिशन का चार्ज उन पे लगाया गया, देशद्रोह का चार्ज। द जज हु प्रेसाइडेड ओवर हिज ट्रायल, जस्टिस सी एन ब्रोमफील्ड, ये याद रखिएगा, जो कि उनका जो ट्रायल चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मार्च में 1922 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, सी एन ब्रोमफील्ड मेड अ रिमार्केबल स्पीच व्हाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस। एक रिमार्केबल स्पीच दिया। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, ये नकारा जाना इम्पॉसिबल है कि, रिमार्क द जज, जज ने कहा, दैट यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी, गांधी जी आप एक डिफरेंट कैटेगरी में है, फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड और एम लाइकली टू ट्राई, जिसको मैंने अभी तक सजा सुनाई है और जिसको मैंने अभी तक जिसको ट्राई किया है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट इन द आइज ऑफ मिलियंस ऑफ योर कंट्रीमैन, ये एक सत्य बात है, दैट अपने भारतीयों की नज़र में आप एक बहुत बड़े देशभक्त हो और एक लीडर हो। इवन दोज हु डिफर फ्रॉम यू इन पॉलिटिक्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपसे पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपसे आपके मतों को साथ नहीं देते हैं, एज अ मैन ऑफ हाई आइडियल्स लुक अपॉन यू, लेकिन फिर भी वो आपको हैज़
एक व्यक्ति जो कि जिसके हाई आइडल्स है, अच्छे वैल्यू सिद्धांत हैं एंड सैनिटी लाइफ, और एक साधु संत की जीवन व्यतीत करता है, उसकी मद्देनजर से आपको देखते हैं। हालांकि डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको एक अच्छे नज़र से देखते हैं। सिंस गांधी जी हैड वॉयलेटेड द लॉ, चूंकि आपने ब्रूमफील्ड ने कहा था ये कि आपने लॉ को वायलेट किया है, इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द बेंच, जो कि बेंच था जो डिसीजन सुना रहा था, टू सेंटेंस हिम टू 6 years इम्प्रिजनमेंट, उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। बट सेड जज ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड ने यह भी कहा कि इफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड, अगर ये पॉसिबल हो जाए कि अगर ये जो 6 साल की सजा है इसको अगर कम किया सकता है और आपको छोड़ा सकता है, नो वन विल बी बेटर प्लीज देन आई, तो मुझसे ज़्यादा खुश व्यक्ति और कोई नहीं होगा। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी के सपोर्ट में ये बात कहा था। ओके, तो ये था इंडियन पर्सपेक्टिव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग। और अभी हम देख लेते हैं बिहार में क्या घटनाएं हुई थी साथ ही साथ, और वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी है कि बिहार से कौन कौन से चेहरे थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जोर शोर से भाग ले रहे थे। ओके, सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से थे। अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। यस, ओके, नाउ यहाँ देखिए बिहार में क्या हो रहा था। जनवरी 1920 को गांधी जी और अली बंधुओं ने वायसराय से भेंट कर खलीफा के प्रति वचन भंग के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित किया। ओके, 1920 में ही मौलाना मोहम्मद अली इंग्लैंड गए। मौलाना मोहम्मद अली इंग्लैंड गए थे, ये बिहार में थे, बिहार के नेता थे। और प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, ये खलीफा का मैटर चल रहा है, खिलाफत मूवमेंट का मैटर चल रहा है। मोहम्मद खिलाफत मूवमेंट के अगर पूछा जाए बिहार में इम्पोर्टेंट लीडर कौन था, तो मौलाना मोहम्मद अली। ओके, लॉर्ड जॉर्ज के समक्ष इस प्रश्न को उन्होंने रखा, मगर उन्हें निराशा हुई। अब गांधी जी ने खलीफा के प्रति अन्याय और जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोनों मुद्दों पर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में, ओके, सो अभी तक 2 लीडर बिहार से सामने आए हैं। वो कौन है? मौलाना मोहम्मद अली और राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखिएगा, कभी कभी सवाल डायरेक्ट ये पूछ देता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिहार से कौन कौन से नेता जो थे, पॉलिटिशियंस, वो शामिल थे। तो अभी मोहम्मद अली अगर होंगे तो वो होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे। बिहार प्रांतीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई। बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, ओके, प्रोविंशियल पॉलिटिकल कमेटी ऑफ बिहार, किसकी बैठक बुलाई गई? भागलपुर में, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज्य के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया था। तो ब्रजकिशोर प्रसाद का भी नाम आ गया है। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद जो कि यहाँ पे थे, मोहम्मद शफी दाऊदी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ओके, जो कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर में, उससे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कई अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद इसमें प्रमुख थे। ये सारे लोग वकील थे। ओके, राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने, ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, ठीक है, आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। इनको राय साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि राय साहब की उपाधि किसने लौटा दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान? तो वो थे महेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वैसे भी उनको वेतन नहीं मिलता था, मजिस्ट्रेट के पद पे थे। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में अपना नाम कटा लिया। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी, आजकल नाम भी पूछने लगा है कि पटना लॉ कॉलेज से कौन थे और बीएन कॉलेज से कौन थे। तो पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर, पटना कॉलेज से मोहम्मद शेर, और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी वो और मोहम्मद शफी इनमें प्रमुख थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई।
राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने थे। ओके, एक कॉलेज की व्यवस्था भी की गई जिसमें जो भी स्टूडेंट्स थे जो कि ब्रिटिश कॉलेजेस से अपना नाम कटा रहे थे, वो उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसके प्रधानाचार्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसी बीच बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज त्याग कर मजरूल हक के पास मार्गदर्शन के लिए आ गए। ओके, मजहरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर, जो उन्होंने दान कर दी थी, सदाकत आश्रम का निर्माण किया था। ओके, दीघा के पास खैरू मियाँ के जमीन पर किसने निर्माण किया था? मजरूल हक ने, सदाकत आश्रम का। यहाँ छात्रों के द्वारा चरखे बनाने का काम आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये स्थान बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। ओके, कालांतर में यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बना, सदाकत आश्रम, जो कि दीघा में है। ओके, कहाँ पे है ये दीघा? मजरूल हक ने दीघा के पास। इस बीच गांधी जी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। बिहार में भी एक विद्यापीठ के गठन का निर्णय लिया, बिहार विद्यापीठ। साथ में मुंबई विद्यापीठ भी इसका निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया था। ओके, राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में। ठीक है, मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने थे। मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद। लगभग सभी जिलों में इस विद्यापीठ से संबंध राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना हुई, जिसमें प्राथमिक स्तर से मैट्रिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त आईए, आईएससी और बीए, बीएससी की परीक्षाएं भी इस विद्यापीठ द्वारा आयोजित हुई। 25,000 से अधिक छात्र इस राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली से संबंध रहे। 30 सितंबर 1921 को ओके, मजरूल हक ने सदाकत आश्रम जो है यहाँ पे, जो दीघा के पास जो मजरूल हक ने खोला था, से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने पब्लिश करवाया था? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से। नाम क्या था? दी मदरलैंड, अखबार का नाम। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। किसके? नवंबर 1921 में ब्रिटेन के युवराज का भारत में आगमन हुआ, नवंबर 1921 में। ओके, बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने इस निर्णय का अनुमोदन किया। ओके, नव युवराज की यात्रा का बहिष्कार कब आए थे? नवंबर 1921 में। ओके, 22 दिसंबर को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ। ओके, पटना में आया था ये 22 दिसंबर को। ओके, उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर था, जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 5 फरवरी को। और 12 फरवरी को गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था कि अब हम असहयोग आंदोलन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो अहिंसा हुई थी चौरी चौरा में, पुलिस को मार दिया गया था। इसके कुछ समय बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 26 जुलाई को मौलाना मजरूल हक को भी मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। इन घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन का बिहार में प्रभाव कम होने लगा। उधर तुर्की में कमाल पाशा ने स्वयं खिलाफत का अंत कर दिया था। तुर्की का एक जो डिक्टेटर था कमाल पाशा, उसने स्वयं जो वहाँ के लीडर थे, खिलाफत जो खलीफा था, उनको उन्होंने डिपोज कर दिया था। ये लगभग 1923-24 के आसपास तक ये कमाल पाशा ने पूरी तुर्की का कमान संभाल लिया था, जिस कारण खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे निरर्थक हो गया। कोई अर्थ रहा नहीं, जो कि जो खिलाफत जो सुप्रीम लीडर थे उसी को हटा के वो वहाँ का डिक्टेटर वहाँ पे बन गया। ठीक है, फिर भी उपर्युक्त दोनों आंदोलनों ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया था। बिहार का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस था। बिहार में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें भाग लिया था। मजरूल हक हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, महेंद्र प्रसाद हो गए, और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो कि आपने पढ़ा अभी। वो सारे के सारे लीडर्स में इन्वॉल्व थे। आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया। ओके, सबसे ज़्यादा प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत में स्थिति सबसे गंभीर थी। तिरहुत मतलब मुजफ्फरपुर के आसपास।
इसके साथ आरा, गया, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर भी इससे प्रभावित हुए। पटना इसका प्रमुख केंद्र रहा। मुसलमानों में भी नई चेतना जगी। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के क्रम में ही फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया की संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है, और इसका कार्यक्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा के मुसलमानों से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लास्ट एक लाइन इम्पोर्टेंट है। अशोक आंदोलन में भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह, भागलपुर से दीप नारायण सिंह, मुंगेर जिला में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर जिला में मोहम्मद शफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था बिहार का योगदान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। आई थिंक हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर कर लिया, और मुझे लगता है कि इतना सब मटेरियल काफ़ी होगा अगर इसको आप ध्यान से वीडियो को देख के जाएं, तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से नहीं छूटेगा। जितने भी लीडर्स थे उनको हमने कवर कर दिया, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे वो हमने कवर कर दिया, और जो जो सीक्वेंस थे, क्या क्या कॉजेज़ थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, खिलाफत मूवमेंट हो गया, या फिर आपका स्वराज की घोषणा थी, या फिर रॉलेट एक्ट था, वो सारी चीज़ें जानकारी दे दी। और हाँ, एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड रीडिंग। इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा, और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द ही आऊँगा, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपके टॉपिक्स को कवर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।